हाँ जी, जय जिनेन्द्र। Guys, I am Anurag Jain from Deepgyan classes, and today we are going to start a new chapter of financial management, operational approach to financial decision. This is lesson number 19 as per the latest module of ICSI for CS Executive. Right? देखिए, नाम तो है ऑपरेशनल अप्रोच टू फाइनेंशियल डिसीजन, लेकिन अगर हम देखें तो इस चैप्टर में मेनली मार्जिनल कॉस्टिंग को कवर किया हुआ है। मार्जिनल कॉस्टिंग या उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है, जैसे कि ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। और थोड़ी बहुत हमें कॉस्टिंग की थ्योरी बता रखी है, थोड़ा बहुत हमें कॉस्टिंग का ओवरव्यू दे रखा है इसके अंदर, और ये बताने की कोशिश की गई है कि कैसे कॉस्टिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपस में कनेक्टेड है, राइट। और कॉस्टिंग कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस में हेल्पफुल है। ठीक है जी, आ जाइए। देखिए, बिजनेस का एक ही मेन मोटिव होता है, प्रॉफिट। इसीलिए जब भी हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने की बात करते हैं, कोई भी नया काम करने की सोचते हैं, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, क्या असर्टेन करते हैं कि क्या प्रॉफिट होगा या नहीं, और अगर प्रॉफिट होगा तो जी कितना प्रॉफिट होगा। सीधी सी बात है, राइट। अब प्रॉफिट कैसे असर्टेन किया जाए, कहता है इसके लिए दो चीजों का एक्यूरेटली पता होना जरूरी है। सबसे पहला, मार्केट प्राइस। जो भी हम प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करने की सोच रहे हैं, बनाने की सोच रहे हैं, उसका मार्केट प्राइस क्या है, मतलब सेलिंग प्राइस क्या है, कितने में बिक सकता है वो मार्केट में, राइट। और दूसरा, कॉस्ट। भाई हमें कितने की कॉस्ट पड़ेगी, हम कितने में बना सकते हैं, राइट। जब तक ये दोनों चीजें हमें एक्यूरेटली नहीं पता होगी, तब तक हम ये कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे कि हमारा प्रॉफिट होगा या नहीं, और होगा तो कितना होगा, राइट। अब जी, कॉस्ट का क्या मतलब है। अगर बड़ी सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो कॉस्ट का मतलब खर्चा। भाई जो भी हम प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करने की सोच रहे हैं, उसे मार्केट में बेचने तक कितना खर्चा होगा, दैट इज कॉस्ट। सीधी सी बात। हम अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे प्रोसेस को क्लासिफाई करना चाहे तो तीन पार्ट्स में पूरे प्रोसेस को क्लासिफाई कर सकते हैं, पूरे बिजनेस प्रोसेस को। सबसे पहला तो प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं। भाई कोई भी प्रोडक्ट पहले प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर किया जाएगा, राइट। फिर जी दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है जी, कहता है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब चीजों को एडमिनिस्टर करना। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का मतलब जैसे कि लीगल डिपार्टमेंट, जो कि बिजनेस के लीगल मैटर्स को हैंडल करेगा, राइट। फिर जी सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट। फिर जी अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ठीक है जी, आईटी डिपार्टमेंट। तो देखिए ना, कितने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं, जो कि पूरे बिजनेस प्रोसेस को एडमिनिस्टर करते हैं, मैनेज करते हैं। ठीक है। और लास्ट में कहता है जी मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, राइट। ऐसा थोड़ी ना आपने सामान बना दिया, एडमिनिस्ट्रेशन भी देख लिया तो सामान अपने आप बिक जाएगा। सामान बेचने के लिए भी तो काम करना पड़ेगा।
भाई सामान अपने आप थोड़ा ना बिक जाएगा, यहां पर भी तो हमें मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो सेल्स एंड मार्केटिंग बिल्कुल अलग एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, राइट। तो पूरे बिजनेस प्रोसेस को 3 पार्ट्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है जी। अब जी अगर हमें एक्चुअल में कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि जितने भी हमारे पास कॉस्ट सेंटर्स हैं, जितने भी कॉस्ट सेंटर्स हैं उनमें एग्जैक्टली क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं। जब हमें एग्जैक्टली हर प्रोसेस में सारे एक्सपेंसेस के बारे में पता होगा तभी हम एक्यूरेटली कॉस्ट डिटरमाइन कर पाएंगे। जैसे अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ध्यान से देखिएगा, देखिए सबसे पहले तो हमें कोई ना कोई स्पेस चाहिए प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो जी रेंट, या तो स्पेस अपना खुद का हो या रेंट पे लिया गया हो, तो रेंट हो गया जी। इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है जी। फिर जी मशीन्स चाहिए, प्लांट्स चाहिए चीजों को मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट्स एंड मशीनरी। फिर जी इंसान चाहिए प्लांट्स एंड मशीनरी को रन करने के लिए, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो जी लेबर कॉस्ट। सामान बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए तो मटेरियल कॉस्ट। और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जैसे लेबर की चाय पानी, राइट। तो अदर कोर्सेज कॉस्टेज कॉस्ट। ठीक है जी। इसी तरह अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की, जैसे हम लोगों ने देखा कितने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट। तो हर डिपार्टमेंट के अपने खर्चे हैं। सबसे पहले तो ये डिटरमाइन किया जाए कि क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं। फिर जी यहाँ डायरेक्ट सबसे पहली जो पोस्ट आती है, अगेन स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रेंट की कॉस्ट। भाई एडमिनिस्ट्रेटिव जो पर्सनल्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनको बिठाने के लिए भी तो जगह चाहिए, राइट। तो रेंट की कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, और क्योंकि यहाँ पर पढ़े लिखे लोग बैठते हैं तो सैलरी कह सकते हैं, सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज, राइट। उसके अलावा जी और बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, चाय के, पानी के, प्रिंटिंग के, स्टेशनरी के, तो अदर एक्सपेंसेस। फिर जी सेल्स एंड मार्केटिंग, राइट। तो सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि क्या क्या कॉस्ट हमारी लगने वाली है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, उसके अलावा जी एम्प्लॉइज की सैलरी, आफ्टर सेल कॉस्ट। अगर हम आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपनी गुड्स की, अपनी प्रोडक्ट्स की, तो आफ्टर सेल कॉस्ट। मतलब ये सारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं, सबसे पहले तो हमें एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए कि जी हमारे पास कॉस्ट सेंटर्स का क्या है। कॉस्ट सेंटर्स का मतलब ये सब क्या है, कॉस्ट सेंटर्स है, अपने आप में एक अलग सेंटर है, राइट। तो हमारे कॉस्ट सेंटर्स क्या है, सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। फिर ये क्लियर होना चाहिए कि उनके अंदर क्या क्या एक्सपेंसेस है, बिल्कुल। उसी के बाद तो हम ये कैलकुलेट कर पाएंगे ना कि हमारी एक्चुअल में कॉस्ट क्या होगी प्रोडक्ट या सर्विस की, और तभी उसके अंदर हम प्रॉफिट ऐड करके ये डिटरमाइन कर पाएंगे कि क्या हमें ये काम करना चाहिए या नहीं। क्योंकि जो भी हमारे पास आएगा आउटपुट, कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, क्या उतने पे मार्केट में सामान बिक रहा है या नहीं बिक रहा, क्या मार्केट प्राइस को मैच कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, राइट। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं।
मान के चलता हूं कि मैं एक इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहता हूं, इंस्टीट्यूट फॉर CS स्टूडेंट्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। और इस इंस्टीट्यूट में मैं सोच रहा हूं इनिशियली सिर्फ CS एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 की कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स हैं। इस एग्जाम्पल को बड़े ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि यहां पर बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि कोस्टिंग किस लिए जरूरी है, सबसे पहली चीज, और कोस्टिंग के लिए क्या क्या जरूरी है, दूसरी चीज, और कोस्टिंग कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस के अंदर हेल्पफुल होती है। ठीक है, चलिए जी। तो जी मैंने एक एस्टिमेशन बनाया कि क्या क्या खर्चा होने वाला है। तो शुरुआत में मैं एक छोटा इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना चाहता हूं, लेट्स से 30 स्टूडेंट्स को लेके। ठीक है जी, तो सबसे पहली चीज हमें इंस्टीट्यूट के लिए स्पेस चाहिए, राइट। तो जी मैंने देखा 30 स्टूडेंट्स प्लस जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, 30 स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लिए जितना हमें स्पेस चाहिए, कम से कम रेंट बैठ रहा है 50,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है जी। फिर दूसरा खर्चा कहता है जी कम से कम जो इलेक्ट्रिसिटी बैटरी है मिनिमम 10,000 का बिल तो आएगा ही आएगा। चलिए जी। फिर जी तीसरा खर्चा, भाई एक तो रिसेप्शन पे बिठाना पड़ेगा कम से कम किसी ना किसी को, एक रिसेप्शनिस्ट होनी चाहिए। फिर जी एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो टाइपिंग का, फोटोकॉपी का, इन सब चीजों काम कर सके। एक ऑफिस बॉय भी होना चाहिए, पानी पिला सके, साफ सफाई कर सके। तो जी स्टाफ लिख लेता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। भाई कम से कम 30,000 रुपीज पर मंथ तो इनकी सैलरी जाएगी ही जाएगी। ठीक है। उसके बाद जी टीचर जो टीच करेगा स्टूडेंट्स को। अब जी टीचर से बात हुई तो उन्होंने कहा जी मिनिमम 30,000 रुपीज तो लेंगे ही लेंगे पर मंथ। ठीक है। उसके अलावा कहता है जी 1,000 रुपीज पर स्टूडेंट, 1,000 रुपीज पर स्टूडेंट बट मिनिमम 30,000 पर मंथ, तभी वो हमारे साथ एंगेज होंगे, अदरवाइज एंगेज नहीं होंगे। ठीक है जी। और क्या खर्चा हो सकता है जी हमारे पास? अच्छा, मार्केटिंग। स्टूडेंट अपने आप थोड़ी ना आ जाएंगे, राइट। तो मार्केटिंग का खर्चा, अब मान के चलते हैं ये भी कम से कम 30,000 रुपीज पर मंथ। तो अच्छा, ये 30,000 रुपीज पर मंथ हमारे 4 टीचर्स हैं, 4 सब्जेक्ट्स हैं, राइट। फिर जी मार्केटिंग का ये भी कम से कम 30,000 रुपीज पर मंथ हम मान के चल रहे हैं कि होगा। और भी कोई एक्सपेंस देख लेते हैं किस टाइप का हो सकता है। टीचर का हो गया, इंस्टीट्यूट रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हो गया। अच्छा, एक ना जब भी हम इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो जी स्टूडेंट्स के ऊपर और एक खर्चा होता है हमेशा, नोट्स प्रोवाइड करने का, बुक्स प्रोवाइड करने का, राइट। तो जी अदर एक्सपेंसेस में डाल देते हैं, लेट्स से 500 रुपीज पर स्टूडेंट। तो जी हमारे ये खर्चे होंगे। अब जी बैच कितने टाइम में कंप्लीट होगा? लेट्स से 3 मंथ्स के अंदर। तो जब 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग अगर हम खर्चा देखते हैं तो रेंट का खर्चा हो जाएगा
3 महीने में 1.5 लाख रुपए का। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो जाएगा 3 महीने में 30,000 रुपीज मिनिमम है तो, राइट। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का 3 मंथ्स के अंदर 90,000 रुपीज। तो जी टीचर्स का कहता है जी पर टीचर पर मंथ 30,000, तो 3 मंथ इंटू में 4 टीचर्स, 4 सब्जेक्ट है तो 4 टीचर्स, तो ये हो जाएगा जी 30 इंटू में 3 90,000 इंटू में 4 360,000, 3,60,000। ठीक है। फिर जी मार्केटिंग का भी खर्चा 30,000 रुपीज पर मंथ, तो लेट्स से 90,000 रुपीज। अब अदर एक्सपेंसेस तो 500 रुपीज पर स्टूडेंट है, तो पहले एक बार ये देख लेते हैं ये कितना हुआ हमारे पास, ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जी ये बैठा लगभग हमारा 150 180 270 370 470 570 630 और 7,20,000। ध्यान से देखिएगा 7,20,000। ठीक है। अगर हम मान के चल रहे हैं 30 स्टूडेंट्स होंगे, 4 सब्जेक्ट्स होंगे, तो जी सब्जेक्ट वाइज अगर स्टूडेंट देखे तो 120। ठीक है। अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखें 30 स्टूडेंट 4 सब्जेक्ट्स, तो इस खर्चे को अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखना चाहे पर स्टूडेंट कितना खर्चा बैठेगा, तो ये आ गया जी लगभग 6,000 रुपए का, 6,000 रुपीज पर सब्जेक्ट पर स्टूडेंट। ठीक है। उसके अलावा 500 पर स्टूडेंट अदर एक्सपेंस भी है, तो इसमें अदर एक्सपेंस भी जोड़िए, तो ये आ गया 6,500 रुपीज पर स्टूडेंट। ध्यान दीजिए। ठीक है। उसके अलावा अभी तक यहां पर मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं ली भाई, ये तो सारा एक्सपेंस होगा। अब जी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी तो लूंगा मैं, इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने में जो मेरी कैपिटल लगेगी उसे भी तो कंसीडर करूंगा, उसकी कॉस्ट भी तो कंसीडर करूंगा। तो जी अगर 50,000 रेंट वाला हमें स्पेस लेना है तो ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। ब्रोकरेज हो गई जी कम से कम 1 मंथ की ब्रोकरेज। फिर जी एडवांस देना पड़ेगा कम से कम 2 महीने का, तो 1 लाख रुपए ये चाहिए। फिर जी जगह लेके उसको अंदर से ठीक ठाक करना पड़ेगा, तो इंटीरियर के ऊपर कंप्यूटर्स परचेज करने पड़ेंगे, प्रोजेक्टर्स परचेज करने पड़ेंगे, स्मार्ट बोर्ड्स परचेज करने पड़ेंगे, तो कम से कम भी इंटीरियर प्लस एसेट्स कम से कम भी 5 लाख रुपए लेके चलूं। ठीक है जी। उसके अलावा हमारे पास एडवांस हो गया, इंटीरियर, ये चीजें होगी हमारे पास। अच्छा, वर्किंग कैपिटल बहुत जरूरी। ये तो मान के नहीं चल सकते ना कि पहले दिन से ही रिवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाएगा, कुछ टाइम तो लगेगा रिवेन्यू जनरेट होने में, राइट। तो हाथ में कुछ कैपिटल तो लेके चलनी पड़ेगी। अब जी मोटा मोटी अंदाजा लगाया भाई, मंथली बेसिस पर जो हमारे खर्चे हैं उसका अगर अंदाजा लगा के देखें तो लाख रुपए पर मंथ तो हाथ में लेके चलना ही चाहिए, और 3 मंथ्स के हिसाब से 3 लाख रुपए तो हाथ में कम से कम लेके चलना ही चाहिए शुरुआत में। किसी भी बिजनेस को सेटल होने में, रिवेन्यू को जनरेट होने में टाइम लगता है, राइट। तो लगभग लगभग मैंने देखा जी 10 लाख के अराउंड, नियरली 10 लाख। नियरली 10 लाख तो मुझे कम से कम इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। अब जी मैं चाहता हूं कि मैं बिजनेस कर रहा हूं, रिस्क ले रहा हूं, टाइम भी डिवोट करूंगा, तो कम से कम इसका 20% तो मुझे रिटर्न मिलना चाहिए पर एनम। भाई 10 से 12% तो मुझे वैसे मिल जाता है इंटरेस्ट बिना किसी रिस्क के। अगर मैं बिजनेस करूंगा, मेहनत करूंगा, रिस्क भी लूंगा, कम से कम 20% तो मुझे पर एनम रिटर्न मिलना चाहिए, मतलब 2 लाख तो मुझे ये भी मिलना चाहिए साल का।
पर ईयर, और हम मान के चल रहे हैं एक बैच एक क्वार्टर में खत्म हो जाएगा, 3 मंथ्स में खत्म हो जाएगा, तो जी 50,000 रुपीज पर क्वार्टर, पर 3 मंथ्स। और जी इसके अंदर नियरली 120 स्टूडेंट्स हम मान के चल रहे हैं, ये 4 सब्जेक्ट है, 30 स्टूडेंट्स पर सब्जेक्ट, तो लगभग मोटा मोटी 500 रुपये कहता कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी चाहिए पर स्टूडेंट पर सब्जेक्ट। अब भाई ये तो मिनिमम है, मिनिमम फीस। जहां देखा जाए तो मैंने सिर्फ अपनी कॉस्ट रिकवर करी है, अभी तक इसके अंदर प्रॉफिट नहीं है, राइट। कम से कम 7,000 फीस मिलनी चाहिए पर सब्जेक्ट, तब जाकर बात बनेगी। 7,000 से ज्यादा मिलेगी तो मान के चलेंगे प्रॉफिट में चल रहा है वेंचर, 7,000 तक तो बस मान के चलेंगे कॉस्ट बाहर निकल रही है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, सिर्फ मेहनताना बाहर निकल रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा, राइट। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मान के चले मार्केट में 6,000 रुपीज से ज्यादा फीस नहीं मिल सकती, 6,000 पर सब्जेक्ट से ज्यादा फीस नहीं मिल सकती, तो क्या करें? हमारे पास दो ही अल्टरनेटिव है, पहला या तो कॉस्ट रिड्यूस करें, दूसरा स्टूडेंट्स इंक्रीज करें। अब जी सारी कॉस्ट को एनालाइज करके आपको लगता है कि हम कहीं पर कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं? छोटी से छोटी जगह लेने की कोशिश करी, कम से कम इलेक्ट्रिसिटी का रेंट, कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, मिनिमम से मिनिमम टीचर्स को दिया जा रहा है, राइट। 30,000 रुपीज पर मंथ क्या होता है आज की डेट में? मार्केटिंग के ऊपर कम से कम इतना खर्चा करना पड़ेगा। कहता है जी देखिए एक्सपेंस तो कम नहीं हो सकता, कॉस्ट तो हम रिड्यूस नहीं कर सकते, तो बचा क्या ऑप्शन कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज किए जाए। चलिए जी, अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज करते हैं, मान के चलते हैं कि 50 to 60 स्टूडेंट्स हम लोग टीच करेंगे, फिफ्टी टू 60 स्टूडेंट्स हम लोग टीच करेंगे, ठीक है जी। अब ध्यान से देखिएगा, हमें स्पेस बड़ा चाहिए तो रेंट डबल, स्पेस डबल चाहिए, स्टूडेंट डबल बिठाने हैं, तो जी 1,00,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। फिर जी इलेक्ट्रिसिटी, कहता है डबल स्पेस है तो कम से कम डबल तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस लेके चलिए, कम से कम है ये तो पर मंथ, ठीक है जी। उसके अलावा जी हमारे पास क्या क्या खर्च लिए थे हमने, फिर ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ उतना ही रहेगा, तो मान के चलते हैं ये उतना ही है, 30,000 रुपीज पर मंथ। उसके अलावा जी, उसके अलावा टीचर्स, हम मान के चलते हैं कि जी मिनिमम टीचर को 30,000 रुपीज पर मंथ, चार सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर स्टूडेंट्स बड़े 30 से ज्यादा हुए तो 1,000 रुपीज पर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो लगभग ये सेम ही है खर्चा हमारे पास। उसके अलावा क्या रह गया जी हमारे पास, अदर एक्सपेंसेस तो सेम ही रहेंगे, 500 रुपीज पर स्टूडेंट, ठीक है। उसके अलावा मार्केटिंग, अब जी ज्यादा स्टूडेंट है तो मार्केटिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो लेट्स से 60,000 रुपीज पर स्टूडेंट पर मंथ,
60,000 ले लीजिए या 50,000 ले लीजिए। चलिए 50,000 ले रखा है मैंने अपने एग्जांपल में, तो 50,000 ही ले लेते हैं। ठीक है, वही 3 मंथ्स के अंदर बैच पूरा होगा। तो जी देखते हैं खर्चा कितना हुआ। 3 लाख रुपए का जी रेंट हो गया। फिर जी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 60,000 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया। फिर जी टीचर्स का तुम सेम मान के चल रहे हैं 3,60,000। यहाँ पर हमारे पास वही सेम 90,000। ठीक है, मार्केटिंग एक्सपेंस हमारे पास लेट्स से नियरली 150,000, 1,50,000। ठीक है, तो जी ये टोटल कितना बैठा हमारे पास, ये आपका टोटल बैठा लगभग 9,60,000। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में डिवाइड होगा, कहता है जी मान के चलते हैं 50 स्टूडेंट्स लेके चलेंगे। ठीक, तो जी 50 स्टूडेंट्स के अराउंड, भैया हम 60 मान के चल रहे हैं कि 60 स्टूडेंट्स लेके चलेंगे, तो 60 आ तो नहीं जाएंगे। तो 50 स्टूडेंट्स के अराउंड एग्जांपल में मैंने ले रखा है, तो 50 स्टूडेंट्स इनटू में 4 सब्जेक्ट्स, तो जी इसको 200 से डिवाइड कर लें पर सब्जेक्ट निकालने के लिए। अगर हम 200 से इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आउटपुट आएगा 4,800। ठीक, फिर जी जो ये अदर एक्सपेंस था 500 रुपीज पर स्टूडेंट, वो ऐड किया जाएगा, तो आउटपुट आ गया हमारे पास 5,300। चलिए जी, यहां तक तो ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखते हैं। कहता है जी अगर हमें इंस्टीट्यूट बढ़ा लेना है तो इन्वेस्टमेंट भी तो ज्यादा करनी पड़ेगी। ब्रोकरेज जहां पहले 1 लाख थी, ध्यान से देखिएगा, अब ब्रोकरेज कितनी हो जाएगी, तो पहले 50,000 थी, अब ब्रोकरेज कितनी हो जाएगी 1 लाख। एडवांस जहां पहले 1 लाख था, अब कितना हो जाएगा 2 लाख, क्योंकि रेंट ही 1 लाख है, राइट। जहां पहले इंटीरियर पर 5 लाख रुपए लग रहे थे, अब कम से कम 10 लाख, कम से कम बता रहा हूं, इंटीरियर और एसेट्स के ऊपर। ठीक है जी, फिर वर्किंग कैपिटल कम से कम 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए हाथ में लेके चलनी पड़ेगी। खर्चे बढ़ गए हमारे, तो नियरली 20 लाख रुपीज। ज्यादा स्टूडेंट्स, बड़ा इंस्टीट्यूट, तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट, नियरली 20 लाख रुपीज। और अगर मैं देखूं इसके ऊपर मुझे 20% का रिटर्न चाहिए पर एनम, तो नियरली 4 लाख पर ईयर। क्वार्टरली बात करूं तो 1 लाख पर क्वार्टर। और अगर मैं इसे 200 स्टूडेंट्स में डिवाइड करूं, बाकी खर्चों की तरह 200 में डिवाइड करूं, तो 1 लाख को 200 में डिवाइड करेंगे तो मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी अभी भी कितनी आई, 500 पर स्टूडेंट। ठीक है, तो जी ये आ गया 5,800 पर सब्जेक्ट पर स्टूडेंट। समझ रहे बात, 5,800 पर सब्जेक्ट पर स्टूडेंट। पहले कितना आ रहा था हमारे पास, कहता है जी पहले आ रहा था नियरली 7,000, अब कितना आ रहा है नियरली 6,000, जितना मार्केट में हमें मिल जाएगा स्टूडेंट से। तो मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज करने की वजह से कहता है अब जो हमारी कॉस्ट है वो एज पर मार्केट स्टैंडर्ड है, एज पर
मार्केट स्टैंडर्ड है। तो देखिए कॉस्टिंग के बारे में अगर हमें एग्जैक्टली पता हो सारे कॉस्ट कंपोनेंट्स के बारे में तो हम इजीली प्राइस फिक्स कर सकते हैं, और अगर प्राइस में हमें चेंजेस करने हैं तो इवन प्राइस में चेंजेस भी कर सकते हैं। हम अपने ऑपरेशंस को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। सबसे पहली चीज तो ये किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, कहता है जी प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए। सिर्फ प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए नहीं बल्कि प्राइस को कंट्रोल करने के लिए भी। जैसे इस केस में हमने किया ना प्राइस को कंट्रोल, पहले प्राइस कितना आ रहा था 7,000, अब कितना आ रहा है 6,000, राइट। तो प्राइस को कंट्रोल करने के लिए भी। फिर जी कॉस्टिंग और किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, कहता है जी देखिए हमें बड़े ध्यान से देखिएगा, पहले जब हम कॉस्ट निकाल के देख रहे थे हमारी कॉस्ट आ रही थी 7,000 रुपीज पर सब्जेक्ट पर स्टूडेंट, तो जी हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी थी नियरली 10 लाख, लेकिन हमें कॉस्ट रिड्यूस करनी थी जिसकी वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई नियरली 20 लाख। तो क्या कॉस्टिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट कनेक्टेड है, डेफिनेटली कनेक्टेड है। कॉस्टिंग से हमें वो इंफॉर्मेशन मिली विच इज हेल्पफुल इन टेकिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन। अब भैया यहां पर फाइनेंशियल मैनेजर का काम है, पहले उसे 10 लाख रुपए के फंड्स अरेंज करने थे, अब 20 लाख रुपए के फंड्स अरेंज करने हैं, राइट। तो बेसिकली कितना पैसा चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कितना पैसा चाहिए एज वर्किंग कैपिटल, कौन बता रहा है, कहता है कॉस्टिंग की फिगर से निकल के आ रही है, हेल्प कर रही है कॉस्टिंग डिटरमाइन करने में, राइट। तो कॉस्टिंग इवन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी हेल्प करती है। हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस, राइट। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मार्केट के अंदर सक्सेसफुल होना है जैसे कि आपकी बुक में भी दिया हुआ है, अगर मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो भैया 3 में से कोई एक तो आपको अपनी फिलॉसफी रखनी पड़ेगी। या तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, आपका प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए, मार्केट में कोई कंपटीशन ही नहीं है जी, मार्केट में दूसरा इस टाइप की दूसरी चीज अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर तो आप जितने मर्जी में बेचो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आपका निच क्रिएटेड है, जैसे मैगी कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है, कितनी भी नूडल्स की कंपनीज आई, कितने भी ब्रांड्स आए, कितने भी मैगी के ऊपर उल्टे सीधे क्लेम किए गए, उसके बावजूद भी मैगी की मार्केट में कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है, राइट। तो या तो ऐसा प्रोडक्ट हो जो मार्केट में किसी और का हो ही ना, या आपके प्रोडक्ट की कोई रिप्लेसमेंट ही ना हो, राइट। या फिर कहता है जी कॉस्ट लीडरशिप, अपनी कॉस्ट इस हिसाब से बनाइए कि आप मार्केट स्टैंडर्ड प्राइस पर खरे उतर सके। कॉस्ट लीडरशिप, तीनों में से कोई ना कोई एक स्ट्रेटेजी तो आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी अगर आप मार्केट में कंपिटिटिव एडवांटेज चाहते हैं तो, राइट। ये बात किसने कही, इन भाई साहब ने। ठीक है जी, मैं साथ साथ आपकी बुक की एक एक लाइन को कवर करवाता चलूंगा, टेंशन मत लीजिए। कहता है जी कॉस्ट लीडरशिप का मतलब क्या है कॉस्ट लीडरशिप का मतलब है कि जो भी सर्विस जो भी प्रोडक्ट आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट में प्रोवाइड कर सकते हैं वाइल रिटेनिंग द क्वालिटी। क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करके अगर आप कॉस्ट रिड्यूस कर रहे हैं तो भैया मार्केट में बहुत लंबे नहीं चलने वाले, कस्टमर एक बार बेवकूफ बनेगा, दोबारा आपका प्रोडक्ट ना खुद खरीदेगा ना किसी और को खरीदने देगा, राइट। तो लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट, लेकिन लेकिन यू हैव टू रिटेन द क्वालिटी। ठीक है जी, लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट के लिए, कॉस्ट लीडरशिप के लिए क्या इंपॉर्टेंट है,
कहता है जी स्ट्रॉन्ग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम। स्ट्रॉन्ग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम का क्या मतलब हुआ? कहता है आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपका बिजनेस प्रोसेस क्या है, आपका बिजनेस प्रोसेस क्या है, उसके अंदर कितने कॉस्ट सेंटर्स हैं, किस कॉस्ट सेंटर में क्या क्या एक्सपेंसेस हैं, राइट। एक प्रॉपर एस्टिमेट होना चाहिए कि भैया इस पे कितना एक्सपेंस होगा, इस पे कितना एक्सपेंस होगा, इस पे कितना एक्सपेंस होगा। तो जी सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉस्ट। कितने का मटेरियल पड़ेगा, कितने की लेबर पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी का क्या खर्चा होगा, रेंट क्या होगा, एग्जैक्ट पता होना चाहिए। एक एक्यूरेट आपके पास एस्टिमेशन होना चाहिए ताकि आप एक एक्यूरेट कॉस्ट का एस्टिमेशन निकाल सके और मार्केट स्टैंडर्ड प्राइस से कंपेयर कर सके कि बिजनेस करना भी है ये वाला, प्रोडक्ट लॉन्च करना भी है ये वाला, सर्विसेज देनी भी है ये वाली या नहीं, राइट। आ जाइए जी। हाँ जी, एनी सिस्टम ऑफ एलोकेटिंग एक्सपेंसेस, किस चीज को कितना एक्सपेंस एलोकेट करना है, भैया टीचर्स को मैक्सिमम कितना देना है, इलेक्ट्रिसिटी में मैक्सिमम कितना खर्चा करना है, मार्केटिंग में मैक्सिमम कितना खर्चा करना है। तो एलोकेटिंग एक्सपेंसेस टू द बिजनेस कंपोनेंट इज नोन एज कॉस्टिंग, सीधी सी बात, राइट। फॉर प्रॉपर एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस व्हाट वी नीड, we need to gather, evaluate and report cost information। एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि भैया कहाँ कितना खर्चा होगा। तो गैदर क्या क्या हमारे खर्चे होंगे, इवेल्युएट एंड रिपोर्ट, तब जाकर हम फाइंड कर पाएंगे कि जी हमारी कॉस्ट कितनी पड़ने वाली है और क्या वो मार्केट स्टैंडर्ड से मैच कर रही है या नहीं कर रही, क्या हमें इतना मिल भी जाएगा अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बदले। ठीक है जी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अब यहां पर देखिए मैंने दो चीजों में सेग्रीगेशन करी है, कॉस्टिंग अलग से निकाली है और इन्वेस्टमेंट को अलग से कंसीडर किया है। ये इन्वेस्टमेंट है, ये कॉस्टिंग नहीं है, राइट। तो हर खर्चा कॉस्टिंग में कवर नहीं होता। दो कैटेगरीज में खर्चों को डिवाइड कर सकते हो एक्सपेंसेस को, एक इन्वेस्टमेंट और दूसरा कॉस्ट, राइट। इन्वेस्टमेंट का मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, हम कहते हैं ना कि बिजनेस करने के लिए भाई पैसे तो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, जगह तो लेनी पड़ेगी, एसेट्स तो लेनी पड़ेगी, मशीन्स एंड प्लांट्स मशीन्स तो परचेज करनी पड़ेगी, बिना इन्वेस्टमेंट के कैसे बिजनेस करोगे। तो इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो रेगुलर बेसिस पर एक्सपेंडिचर होते रहते हैं, ध्यान से देखिए, रेंट हमें रेगुलर बेसिस पे देना है, राइट। एडवर्टीजमेंट रेगुलर बेसिस पे करनी है, टीचर्स को रेगुलर बेसिस पे देना है, स्टाफ को रेगुलर बेसिस पे देना है, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलर बेसिस पे एक्सपेंसेस होनी है, राइट। और ये जो अदर एक्सपेंसेस है रेगुलर बेसिस पे होनी है। और कैपिटल एक्सपेंसेस का मतलब कहता है जी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी, उसके बाद जब एसेट्स को रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी तभी दोबारा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म के लिए होती है, राइट। तो इसलिए कहा गया है कि भैया नॉट ऑल द कॉस्ट्स आर एक्सपेंसेस व्हाइल सम एक्सपेंडिचर आर एक्सपेंसेस अदर्स आर एसेट्स। ठीक है जी। ICWAI ने कैसे कॉस्ट को डिफाइन किया है, कहता है मेजरमेंट, ये तो इंडियन इंस्टीट्यूट है ना, ठीक। मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, क्या मेजर कर रहे हैं हम, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, कितना मटेरियल चाहिए 2 रुपए का, इन टर्म्स ऑफ मनी कितनी लेबर लगेगी 3 रुपए की, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज।
राइट। तो भैया गुड्स को प्रोड्यूस करने में या सर्विसेज रेंडर करने में क्या रिसोर्सेज लगेंगे और उनकी क्या कॉस्ट पड़ेगी। रिसोर्सेज इन मॉनेटरी टर्म्स, दैट इज कॉस्ट. Cost refers to the amount of payment made to acquire any goods and services. In the simpler way, the concept of cost is a financial valuation of resources. पैसों में तोलो क्या रिसोर्सेज लगने वाले हैं गुड्स को या सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करने में, प्रोड्यूस करने में, रेंडर करने में, राइट. मटेरियल, रिस्क, टाइम, यूटिलिटी, सबकी कॉस्ट निकालो. ठीक है जी. आ जाओ जी. इवन इकोनॉमिस्ट तो कहते हैं इवन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लेकर चलो. भाई ये कर रहा हूं तो ये पहले मैं ये कर रहा था जिसमें मुझे 2 लाख रुपए महीना प्रॉफिट हो रहा था. अगर मैं ये करूंगा इसको छोड़ के तो कायदे से देखा जाए तो 1 ही लाख का प्रॉफिट तो हुआ मेरे को. 2 लाख की ये वाला जो प्रॉफिट हो रहा था ये भी तो नुकसान हो गया ना. तो 3 लाख में से 2 लाख तो यही कम कर दो, पहले भी हो रहा था. तो इस नए काम से 1 ही लाख का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, राइट. तो क्या अपॉर्चुनिटी छोड़कर आप ये काम कर रहे हैं, इवन उस अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट को भी कंसीडर किया जाए. आ जाइए जी. फिर जी कॉस्ट क्या है, कहता है आर्ट है या साइंस है. आपको बड़ा सिंपल सा जवाब लिखना है कि भैया कॉस्ट इज आर्ट एज वेल एज साइंस. देखिए कोई भी स्ट्रीम है, कोई भी ब्रांच ऑफ नॉलेज है, वो आर्ट भी होती है और साइंस भी होती है. साइंस का क्या मतलब है, साइंस का मतलब होता है वेल डिवेलप्ड, वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स. साइंस का मतलब क्या होता है, कहता है 2 + 2 4, ये साइंस है. वेल डिवेलप्ड, वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स, राइट. हमें फॉर्मूलाज बता रखे होते हैं, हमें कैलकुलेशंस बता रखी होती है, राइट. उसके अकॉर्डिंग फिगर्स पुट कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा. मतलब साइंस का मतलब जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, जहां माइंड कम यूज करना है कैलकुलेट करते हुए, डिसीजन लेते हुए, राइट. आर्ट का मतलब जहां हमें माइंड यूज करना होता है. अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं. आप कोई कुकिंग वीडियो देखिए, कुकिंग वीडियो में सब कुछ बता रखा होता है कि जी क्या क्या कंटेंट डलने वाला है, कितना कितना कंटेंट डलने वाला है, कितनी देर आपको उसे गैस पे रखना है, कितनी देर मीडियम पे रखना है, कितनी देर स्लो गैस पे रखना है, सब कुछ दे रखा होता है, अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा होता है. ये क्या है, कहते हैं साइंस, जहां पर वेल डिफाइंड प्रोसीजर्स है, वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स है. लेकिन क्या वीडियो को देखकर सेम प्रोसेस को अप्लाई करके आप सेम चीज बना पाएंगे, सेम टेस्ट ला पाएंगे, सेम टेक्सचर ला पाएंगे, सेम कंसिस्टेंसी ला पाएंगे? द आंसर इज नो. क्यों? क्योंकि भैया हाथ हाथ में फर्क होता है. खाने की जब भी बात आती है क्या कहते हैं, भाई हाथ का फर्क तो होता ही है, वो आर्ट है, वो कला है, राइट. यार इसकी सब्जी बड़ी स्वाद बनती है, सेम तरीके से मैं बनाता हूं, सेम प्रोसीजर फॉलो करता हूं, सेम कंटेंट डालता हूं, फिर भी मेरी ऐसी नहीं बनती जैसी इसकी बनती है. तो कला है, आर्ट है. अकाउंट्स में भी तो यही है. अकाउंट्स में हमारे पास वेल डिफाइंड प्रोसीजर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, कैलकुलेशंस है, फॉर्मूलाज हैं. उसके बावजूद जब डिसीजन लेना होता है तो कहता है भैया दिमाग यूज करना पड़ता है, राइट. जब डिसीजन लेना होता है, जैसे यहां पर हमें दिमाग यूज करना पड़ रहा है कि भैया क्या करें, कॉस्ट कम करें या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज करें. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास कौन सी कॉस्ट कितनी सेम रहेगी, कितनी इंक्रीज होएगी, राइट. तो ऑल्दो हर चीज वेल डिफाइंड है कैसे कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, लेकिन उसके बावजूद भी कॉस्टिंग में भी डिसीजंस लेने होते हैं. कितना डेप्रिसिएशन कंसीडर करके चलना है, किस चीज की कॉस्टिंग मार्केट प्राइस पे लेनी है या किस चीज की कॉस्टिंग हिस्टोरिकल प्राइस पे लेनी है. मेरे पास रॉ मटेरियल पड़ा है, 100 रुपए का खरीदा था, आज की डेट में इस रॉ मटेरियल की वैल्यू सिर्फ 90 रुपए रह गई, प्राइस मार्केट में कम हो गए. अब मैं इसे कैलकुलेशन में 100 रुपए कंसीडर करूं या 90 रुपए कंसीडर करूं. तो भैया दिमाग भी लगाना होता है, इसलिए
science as well as art, right? It is a science. क्यों? क्योंकि it is a body of मैथोलॉजिकल नॉलेज। यहाँ मेथड है एग्जैक्ट, हमें पता है क्या करना है, वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स है, वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर्स है, राइट? a cost accountant must possess, right? लेकिन कहता है आर्ट भी है, सिंस इट कॉल्स फॉर कॉस्ट अकाउंटेंट एक्सपर्टाइज, अपना दिमाग यूज करना होता है, और जहां दिमाग यूज करना होता है तो भैया वो कला बन जाती है, सीधी सी बात। तो साइंस एज वेल एज आर्ट, ठीक है जी। हाँ जी, नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉस्टिंग कहता है कॉस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग कॉस्ट अकॉर्डिंग टू CIMA, चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स UK, राइट? जहां पर हम लोग मेथड्स डिस्कस करते हैं किसी भी कॉस्ट को निकालने के, हम लोग प्रोसीजर्स डिस्कस करते हैं, हम लोग गाइडिंग कंसेप्ट्स फॉलो करते हैं, हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, राइट? बाकायदा हमारे पास कॉस्टिंग रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, कॉस्टिंग स्टैंडर्ड्स, सब चीजें हैं, राइट? ठीक है जी। आ जाइए जी, आ जाइए। तो कॉस्ट एनालिसिस के अंदर देखिए स्कोप, अगर हम स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग देखिए तो कॉस्ट एनालाइज तो हमें करनी है, फिर ये कंपैरिजन भी करना होता है। जैसे हमने यहाँ पे कॉस्ट एनालाइज करी, भाई 7,000 रुपये कॉस्ट पड़ रही है पर सब्जेक्ट, अच्छा मार्केट में तो 6,000 रुपये मिल रहा है यार, इससे ज्यादा स्टूडेंट से फीस नहीं मिल पाएगी, तो कंपैरिजन भी करना होता है, ठीक है? अगर हम एज पर मार्केट स्टैंडर्ड नहीं है तो कॉस्ट कंट्रोल भी करना होता है। यहाँ पर 7,000 से 6,000 पर लेके आए कॉस्ट को, ठीक है जी। फिर कॉस्ट की रिपोर्ट तैयार करो पूरी मैनेजमेंट के लिए कि हाँ भैया कहाँ पर कितनी कॉस्ट लग रही है, और अगर मैनेजमेंट को लगेगा कहीं पर कम ज्यादा किया जा सकता है तो मैनेजमेंट अकॉर्डिंगली डिसीजन लेगी। मैनेजमेंट को लगेगा कुछ काम ऑटोमेट करके कॉस्ट बच सकती है, कॉस्ट कम हो सकती है, तो इन्वेस्ट करके चीजों को ऑटोमेट करने की कोशिश की जाएगी, राइट? तो कॉस्ट रिपोर्ट तैयार करो और साथ में जितने स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस हैं, कॉस्ट रिपोर्ट बनाने से रिलेटेड, कॉस्टिंग मेथड्स फॉलो करने से रिलेटेड, कॉस्टिंग स्टैंडर्ड्स से रिलेटेड जितने भी स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस हैं, रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स बनाने से रिलेटेड, वो सब फॉलो कीजिए। तो ये सब किसके स्कोप में आता है? कॉस्ट अकाउंटेंट के स्कोप में, ठीक है जी। कहता है नेचर ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्टिंग इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज, डेफिनेट सी बात है भाई, कॉस्टिंग इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज। ऐसे कोई अनपढ़ आदमी थोड़ी ना कॉस्टिंग निकाल सकता है किसी भी चीज की, राइट? इट इज कंसिडर्ड एज ए ब्रांच ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इट्स ओन प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, ठीक है? कॉस्टिंग इज अ साइंस, मैं आपको बता चुका हूँ साइंस क्यों, जहां पर भी वेल डेवलप्ड, वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स होंगे, प्रोसीजर्स होंगे, प्रैक्टिसेस होगी, उसे साइंस ही कंसीडर किया जाएगा, राइट? बट इट इज नॉट अ परफेक्ट साइंस, ध्यान दीजिए, ये परफेक्ट साइंस नहीं है। क्योंकि देखिए जो भी हमारे पास आउटपुट आता है, पहली चीज तो हम ये नहीं कह सकते कि ये एग्जैक्ट आउटपुट है, ये एक एस्टिमेट है, एक्सपेंसेस कम ज्यादा हो सकते हैं, तो साइंस की तरह एग्जैक्ट नहीं है, ठीक? एक एस्टिमेट होता है। और दूसरी चीज देखिए यहाँ पर अगेन कहता है मैनेजमेंट को अपना माइंड तो यूज करना ही पड़ता है फॉर टेकिंग डिसीजंस, ठीक है? तो एग्जैक्ट साइंस नहीं है ये, ठीक है जी। आर्ट है, हम डिस्कस कर चुके हैं, क्यों? क्योंकि इट कॉल्स ऑन द एबिलिटी एंड एक्सपर्टाइज ऑफ द कॉस्ट अकाउंटेंट। भैया कॉस्ट अकाउंटेंट कितना इंटेलिजेंट है, वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है, किस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेता है, ये तो अपने आप में एक कला है, राइट? हाँ जी, कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ प्रोफेशन, प्रोफेशन तो है ही,
आप देख सकते हैं कितने सारे पोस्ट इंस्टीट्यूट्स एस्टेब्लिश हो गए हैं। नेशनल एसोसिएशन ऑफ अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन यूके, इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स इन इंडिया, कितने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं और सारे वेल एस्टेब्लिश्ड है और स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड इन दीज इंस्टीट्यूशंस, खर्चा करके सालों मेहनत करके ये डिग्री लेते हैं, इसलिए इन डिग्री को एक्सपेंसिव डिग्री कहा जाता है। राइट, मजाक नहीं है कोस्ट अकाउंटेंट बनना, तो इसीलिए इन डिग्रीज को एक्सपेंसिव डिग्री कहा जाता है। इन मेंबरशिप्स को प्रीमियम मेंबरशिप्स कहा जाता है, रॉयल मेंबरशिप्स कहा जाता है। राइट, तो आज की डेट में कोस्ट अकाउंटेंट इज अ प्रॉपर प्रोफेशन, इट इज आर्ट, इट इज साइंस, इट इज अ सेपरेट नॉलेज ऑफ ब्रांच। ठीक है, आ जाइए जी, कोस्टिंग मेथोलॉजी एंड प्रोसेस। अब ध्यान से देखिएगा, कहता है यहाँ पर दो सेपरेट प्रोसेसेस है हमारे पास। कैसे? कहता है सबसे पहले तो कोस्ट कलेक्शन, क्या क्या कोस्ट लगेगी। हमने कहा जी देखिए ये सारी कोस्ट लगेगी, रेंट की कोस्ट लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी की कोस्ट लगेगी, फिर जी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की कॉस्ट लगेगी, टीचर्स की कॉस्ट लगेगी, अदर एक्सपेंसेस लगेंगे, मार्केटिंग लगेंगी। अच्छा, इनको सेग्रीगेट करो, कौन सी कॉस्ट प्रोडक्शन में कंसीडर की जाएगी, कौन सी कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कंसीडर की जाएगी और कौन सी कॉस्ट सेल्स एंड मार्केटिंग में कंसीडर की जाएगी। तो सबसे पहले तो कॉस्ट कलेक्शन और उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द न्यूमरस फैक्टर्स। ठीक है, फिर जी जो भी क्लासिफिकेशन हो रही है, जैसे कि मान के चलिए हम कह रहे हैं जी प्रोडक्शन के लिए तो हमें इतनी जगह चाहिए जिसका रेंट 1 लाख है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने कहा जी एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट कट करो, अगर प्रोडक्शन के लिए ज्यादा खर्चा हो रहा है रेंट में तो एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट कट करो, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए थोड़ी जगह में काम चलाइए। भाई मैक्सिमम हम 50,000 रुपए का रेंट अफोर्ड कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थोड़ी जगह में काम चलाइए। राइट, तो यही चीज तो की जा रही है, अपोर्शनमेंट एंड एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। तो भैया जो कॉस्ट एलोकेट की जाए किसको, अब ध्यान से देखिएगा, कहता है क्या एडमिनिस्ट्रेशन प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करने में डायरेक्टली हेल्पफुल है? क्या सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में क्या डायरेक्टली हेल्पफुल है? कहता है जी ये तो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट तो कहता है जो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, जैसे कि कहता है जी प्रोडक्शन से रिलेटेड रेंट, प्रोडक्शन से रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी, प्रोडक्शन से रिलेटेड रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, लेबर कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट है। अगर मैं बहुत डायरेक्ट वे में बात करूं आपसे तो सारी कॉस्ट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब है विच कैन बी ट्रेस्ड इन द प्रोडक्ट और सर्विसेज। और इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब है विच कैन नॉट बी ट्रेस्ड बट which helps in production, administration, and sales of product। तो अगर देखा जाए तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या हुई हमारे पास, कहता है जी मटेरियल एंड लेबर, बाकी सब तो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। अभी के लिए आप मान के चलिए बाकी सब तो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। कहता है जी देखिए
अगर हम प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो रेंट क्या है, कहता है इनडायरेक्ट कॉस्ट है, राइट। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कहता है डायरेक्ट भी कंसीडर की जा सकती है, इनडायरेक्ट भी। अब यहां पर ध्यान से देखिए, क्या बिना इलेक्ट्रिसिटी के मशीन चल सकती है? द आंसर इज नो। अगर बिना इलेक्ट्रिसिटी के मशीन नहीं चल सकती तो भैया बटोबे सी बात है, मान के चला जाएगा कि मशीन क्या डायरेक्ट कॉस्ट। अगर हम फूड की बात करें तो कहता है मटेरियल तो लगेगा ही लगेगा, कोई भी खाना बनाने में लेबर भी लगेगी। क्या बिना गैस के बन जाएगा खाना? द आंसर इज नो। तो उस केस में इवन गैस भी क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन क्या बिना इलेक्ट्रिसिटी के बन जाएगा? कहता है हाँ। तो उस केस में इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया, इनडायरेक्ट कॉस्ट, राइट। तो डिपेंड करता है। अगर हम टीचिंग की बात करें तो भैया जो नोट्स देने पड़ेंगे वो तो देने ही पड़ेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट है। जो टीचर टीच करेगा लेबर, वो तो है ही है, डायरेक्ट कॉस्ट है। लेकिन जहां पर बच्चे बैठे हैं क्या वो जरूरी है? कहता है टीचर होना चाहिए, रोड पे बिठा के भी बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। तो मतलब उसके बिना पढ़ाई रुकेगी नहीं, उसके बिना पढ़ाई रुकेगी नहीं। तो वो क्या हो गई, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड ही है, चाहे वो उस एरिया का रेंट है जहां पर बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया का रेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उसे इनडायरेक्ट कॉस्ट में कंसीडर, ओवरहेड्स में कंसीडर किया जा सकता है, राइट। और जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव और मार्केटिंग, जितना भी एक्सपेंस है वो तो सब क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड्स में कंसीडर किया जाता है, राइट। अब मेरी बात समझिएगा, मैं इसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दूसरे बेसिस में भी कह रहा हूं। जैसे मान के चलिए एक ही रूम है जिसके अंदर 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, तो जी रूम का रेंट सब्जेक्ट वाइज थोड़ा ना जा रहा हो, तो लमसम जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल सब्जेक्ट वाइज थोड़ा ना जा रहा हो, तो लमसम जा रहा है। जो स्टाफ का खर्चा है, मार्केटिंग का खर्चा है, सब्जेक्ट वाइज थोड़ी ना हो रहा है, वो तो लमसम हो रहा है। लेकिन हम तो सब्जेक्ट वाइज कॉस्ट निकाल रहे हैं। अब जी टीचर 1000 रुपीज पर स्टूडेंट लूंगा जी, पर सब्जेक्ट। प्रिंटिंग एक्सपेंस, नोट्स, बुक्स 500 रुपीज पर स्टूडेंट पर सब्जेक्ट। ये तो पर सब्जेक्ट हमारे पास आ रहा है, लेकिन जो पर सब्जेक्ट नहीं आ रहा, कहता है एलोकेट तो करना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट के लिए 3 घंटे की क्लास लग रही है, एक के लिए 2 घंटे की क्लास लग रही है, और एक सब्जेक्ट ऐसा है जो सिर्फ 1 घंटे में भी कवर हो जाएगा। तो भैया सबका रेंट इक्वली थोड़ी ना कंसीडर किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस सबके इसमें इक्वली थोड़ी ना कंसीडर किए जाएंगे, राइट। अगर मान के चल रहे हैं सिचुएशन ये है कि 3 घंटे की क्लास एक सब्जेक्ट की लग रही है, 2 घंटे की क्लास एक सब्जेक्ट की लग रही है, फिर 3 घंटे की क्लास एक सब्जेक्ट की लग रही है, फिर 2 घंटे की, तो भैया जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है 30% यहाँ कंसीडर किया जाएगा, 20% इस सब्जेक्ट में, 30% इस सब्जेक्ट में, 20% इस सब्जेक्ट में कंसीडर किया जाएगा। तो जो कॉमन खर्चे होते हैं, मेरी बात समझिए, कॉमन खर्चे, उन्हें हम हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कहता है उनको हर प्रोडक्ट के हिसाब से अपोर्शन तो किया जाएगा, वही चीज लिखी हुई है, अपोर्शनमेंट एंड एलोकेशन ऑफ कॉस्ट दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू द प्रोडक्शन। क्लियर है जी? कहता है कॉस्टिंग, अगर हम मेथड की बात करें तो इन 2 चीजों को याद रखिए। पहले कॉस्ट कलेक्शन की जाए, फिर उनको क्लासिफाई किया जाए। कॉस्ट कलेक्शन का मतलब क्या क्या एक्सपेंस होगा, कहाँ कहाँ पर, फिर जी उनको क्लासिफाई किया जाए कि ये मार्केटिंग में क्या कंसीडर किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कंसीडर किया जाएगा, राइट। सैलरी तो टीचर को भी जा रही है और सैलरी स्टाफ को भी जा रही है, लेकिन टीचर की सैलरी कहता है जी प्रोडक्शन में कंसीडर की जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग में कंसीडर की जाएगी, और स्टाफ की सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन में कंसीडर की जाएगी, ठीक है। और जो स्टाफ की सैलरी है,
कहता है वो सब्जेक्ट वाइज थोड़ी ना है, वो तो लमसम है। तो भैया वो जो खर्चा है वो सब्जेक्ट वाइज कैसे अपोर्शन किया जाएगा, तो एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये तो मेथड की बात हो गई। अगर हम प्रोसेस की बात करें, इनको ये अलग से पैराग्राफ बनाना चाहिए था, पर ये लाइन यहीं पर ही दे दी। तो जी प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस क्या है, कंसर्न विद द, कहता है रेगुलर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट यूजिंग द ऑफिशियल अप्रोच। तो कॉस्टिंग वन टाइम थोड़ी ना होती है, ये तो प्रोसेस है। जब तक बिजनेस चलता रहेगा हर बार कॉस्टिंग देखी जाएगी, स्टैंडर्ड से मैच की जाएगी। अगर लगेगा कि हाँ भैया इस बार कॉस्टिंग ज्यादा आ रही है पिछली बार से, देखा जाएगा कहाँ पर किस वजह से कॉस्टिंग ज्यादा आ रही है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश किया जाएगा। रेगुलर एफर्ट्स किए जाएंगे कॉस्ट को कम करने के, राइट। तो कोई वन टाइम प्रोसेस थोड़ी ना, ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलता रहेगा। रेगुलर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट, राइट। तो कॉस्ट कैसे, कहता है जी देखिए पहले हम एक्सपेंडिचर को एनालाइज करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर जी प्रोडक्शन मेजरमेंट, क्या प्रोडक्शन हो सकती है, जैसे हमारे केस में क्या था, पहले हमने देखा भाई क्या कॉस्ट है, सारा डेटा कलेक्ट किया, सारे एक्सपेंडिचर्स को एनालाइज किया, देखो सारे एक्सपेंडिचर को एनालाइज किया, फिर हमने प्रोडक्शन देखी, भाई 30 स्टूडेंट्स, फिर जो प्रोडक्शन थी उसके हिसाब से देखा भी कॉस्ट कितनी पड़ेगी, तो एलोकेट भी तो करनी पड़ेगी ना चीजें, राइट। फिर जी कंपनसेशन फॉर प्रोडक्शन कॉस्ट, भाई जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ेगी वो देनी, खर्चा करना, राइट। पहले तो सिर्फ कागजों पे लिखा जाएगा, कॉस्ट निकाली जाएगी, लग रहा है कि हाँ भैया इस बेसिस पे काम चल जाएगा, भाई ऊपर वाले बेसिस पे तो नहीं चल रहा था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट कितनी आ रही है लगभग 6,000, तो इस बेसिस पे काम चल जाएगा। तो फिर कंपनसेट करना, भाई खर्चा करना, कंपनसेट करने का मतलब क्या है, खर्चा करना, राइट। फिर जी जो हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट थी हमारी पिछले बैच की, क्या खर्चा हुआ था, हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब पिछले बैचेस में क्या खर्चे हो रहे थे, इस बैचेस में कहीं खर्चे ज्यादा तो नहीं हो रहे, राइट। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, इस बैच एस्टिमेट कॉस्ट है, मार्केट स्टैंडर्ड कॉस्ट है, इन सबको कंपेयर करना, तो ये सारी कॉस्ट निकालना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अलग होती है, राइट। ये सारी कॉस्ट निकालना, फिर जी पर्टिकुलर किसी काम के हिसाब से अगर कॉस्ट निकालनी है, जैसे अगर मैं बात करूं कि एक जॉब वर्क कंपनी है तो अलग अलग जॉब्स की अलग अलग कॉस्ट निकालती है, तो उसके हिसाब से आप अलग से कॉस्टिंग कर सकते हो। किसी कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट निकालना है तो उसकी अलग से कॉस्टिंग कर सकते हो, सिंगल आउटपुट की प्रोडक्ट की कॉस्टिंग अलग से की जा सकती है। तो ये अलग अलग टाइप की कॉस्टिंग है, अलग अलग मेथड्स है, अलग अलग प्रोसीजर्स है। ये तो सेकंड फेज का काम है ना, बट फर्स्ट फेज में तो ये है ना हमारे पास। फिर सेकंड फेज आएगा ना, कंपैरिजन करना है जी, जो हमारा एक्चुअल में आउटपुट आया, एक्चुअल कॉस्ट आई, हमने तो ये एस्टिमेट किया था, जैसे हमने यहाँ पर एस्टिमेट किया कि लगभग 6,000 रुपये पर स्टूडेंट कॉस्ट आएगी, अगर मान लो 6200 रुपये पर स्टूडेंट आई, तो भैया ये एक्सीड कैसे हो गया खर्चा, क्या नोट्स में ज्यादा पैसे खर्च कर दिए, क्या प्रिंट आउट में ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए, क्या कहाँ खर्चा हुआ, मार्केटिंग में ज्यादा पैसे खर्च कर दिए, तो खर्चा एक्सीड कैसे हो गया, राइट। तो कंपैरिजन करना तो सेकंड काम है, पर पहला काम क्या है, फर्स्ट है ये है फर्स्ट स्टेप। ये तीनों क्या है, फर्स्ट स्टेप। फिर कहता है जी ये सेकंड स्टेप, जब रियल में आउटपुट आएगा तो उसे कंपेयर करना, किससे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग से, पिछले बैचेस की तो इतनी कॉस्ट आ रही थी, इस बार इतनी कॉस्ट क्यों आई, और लोगों की तो इतनी कॉस्ट आ रही है, मार्केट में स्टैंडर्ड कॉस्ट तो ये है, फिर हमारी कॉस्ट ज्यादा क्यों आ रही है, राइट। और फिर कहता है थर्ड लेवल का मतलब हायर लेवल, जहां हम स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अलग अलग टेक्निक्स यूज करके अलग स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कॉस्टिंग कर सकते हैं, स्पेसिफिक वर्क के हिसाब से कॉस्टिंग कर सकते हैं, सिंगल
जैसे बैच कॉस्टिंग, एक बैच की कितनी कॉस्टिंग बैठेगी, सारे साल की क्या कॉस्टिंग बैठेगी, तो अलग अलग कर सकते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग, कैसे कॉस्ट को एब्जॉर्ब किया जाएगा, जैसे मैंने कहा ना कि जो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है इनको एब्जॉर्ब भी तो करना है, कैसे एलोकेट किया जाएगा, तो हायर लेवल का कंसेप्ट आ जाता है। ठीक है जी। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्टिंग, आई थिंक अब तो क्लियर है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्टिंग। सबसे पहला असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, दूसरा जी कॉस्ट कंट्रोल, तीसरा गाइडलाइन फॉर मैनेजमेंट, राइट। चलिए जी, थ्योरी मोटा मोटी हमारी कवर हो गई है। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग। जैसे मैंने आपको बताया भाई, इनडायरेक्ट हो सकती है, डायरेक्ट हो सकती है, तो थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, इसमें टाइम लगेगा, ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग में। लेकिन ध्यान दीजिए, मैंने जैसे यहाँ पर समझाया आपको कि कॉस्टिंग क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, इस एग्जाम्पल को हम नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे, और इसी से आपको पता चल जाएगा सारी चीजें, क्या क्या कॉस्टिंग के एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट सेशन में विल स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग। टेक केयर।